तो भाई पता नहीं तुमको ये फीलिंग आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन मेरे को तो ये फीलिंग बहुत ही जोरों शोरों से आ रही है कि ये जो तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच, ये टेस्ट मैच इस सीरीज का बेस्ट टेस्ट मैच होने वाला है। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से 3 दिन का खेल खटा है, जिस तरीके से इंडिया और इंग्लैंड दोनों ने ही एकदम बराबर भाई यहां पर स्कोर मारा है। पहली इनिंग में 387 इंग्लैंड ने भी मारे 10 विकेट खोके, 387 इंडिया ने भी मारे। इंडिया बहुत ही आसानी से यहां पर 80-100 रन की लीड ले सकती थी, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया के टेल तो ऐसे हैं कि भाई बैटिंग से इनको दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। बॉलिंग में आधा भार जो है बुमराह संभाल लेते हैं। बाकी जो लोग हैं वो बुमराह के होते हुए कहते हैं कि देखो बॉलिंग में हमको ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, बुमराह देख लेंगे, और बैटिंग में तो हमसे भाई सवाल जवाब करना नहीं। बुमराह भी बैटिंग के मामले में फिलहाल यही कहते हैं, भाई बॉलिंग में इतना कर रहा हूं कि बैटिंग में मैं कुछ भी नहीं करने वाला। पर कोई नहीं यार, फिलहाल जो मामला है ज्यादा बिगड़ा नहीं है। इस समय भाई मैं यही कहूंगा कि इंडिया जो है थोड़ा सा डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि नर्वस इस समय सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड वाले हैं। 1-1 से सीरीज बराबर है। इंग्लैंड वालों की इस बात से पूरे तरीके से फटी पड़ी होगी कि अगर इंडिया इस मैच को जीत जाती है तो भाई इंग्लैंड के तो एल लग जाएंगे। बात करें इंडिया की बैटिंग की तो भैया केएल राहुल ने शानदार यहां पर शतक लगाया। 100 रन से भले ही 1 रन ज्यादा नहीं मारा, लेकिन 100 रन भी कम नहीं होते हैं। उसके बाद जडेजा ने एक बार फिर से बताया कि भैया उनसे बेहतरीन ऑलराउंडर ना था, ना है, ना ही आएगा। पंत ने भी एक बार फिर से प्रूव करा कि भाई भले ही मैं किसी भी फॉर्मेट में कितना भी हक सकता हूं, लेकिन जहां बात टेस्ट क्रिकेट की आएगी वहां तो भाई मैं दिखा के रहूंगा कि आखिर ऋषभ पंत किस बला का नाम है। ऋषभ पंत ने जहां कल के दिन एक बार फिर से 74 रनों का योगदान दिया, शतक भी बहुत ही आराम से मार सकते थे, लेकिन रन आउट हो गए तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी यार देखो, जहां हम बात कर रहे थे केएल राहुल की, तो यार केएल राहुल को पता नहीं ओवरसीज में खेलने में क्या मजा आता है। इस बंदे को भाई टफ कंडीशन दे दो, वहां ये बंदा चल जाएगा। जहां थोड़ा सा इजी होगा खेलना, वहां ये बंदा नहीं चलता है, क्योंकि भाई बंदे ने टेस्ट में जो 10 शतक लगाए हैं, 10 में से 9 शतक जो हैं भाई साहब के इंडिया के बाहर आए हैं। जी हां, वहीं अगर ओवरऑल इंटरनेशनल करियर की बात करें तो केएल राहुल ने अपने पूरे इंटरनेशनल करियर में जो आज तक भाई 19 शतक लगा रखे हैं, मात्र 4 शतक हैं जो इंडिया में लगाए हैं, 15 शतक इंडिया के बाहर लगा रखे हैं। एंड सबसे कमाल की बात यह है कि भाई जो कारनामा सचिन नहीं कर पाए, कोहली नहीं कर पाए, गवास्कर नहीं कर पाए, एबी विलियर्स नहीं कर पाए, लारा नहीं कर पाए, गिलक्रिस्ट नहीं कर पाए, मैककलम नहीं कर पाए, यूनुस खान नहीं कर पाए, लक्ष्मण नहीं कर पाए, सहवाग नहीं कर पाए, सईद अनवर, जयसूर्या, हेटन, वार्नर, कोई नहीं कर पाए। भाई वो कारनामा केएल राहुल ने 2-2 बार किया है। आप सोच रहे होंगे मैं किस कारनामे की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं भाई लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड में नाम दर्ज करवाने की। इनमें से कोई भी प्लेयर नहीं कर पाया भाई आज तक, चाहे जैसा मैंने कहा सचिन हो, कोहली हो, गवास्कर हो, एबीडी हो, लारा हो, गिलक्रिस्ट हो, मैककलम हो, यूनुस हो, लक्ष्मण हो, सहवाग हो, सईद अनवर हो, जयसूर्या हो, हेडन हो या फिर वार्नर हो। लेकिन केएल राहुल ने भाई एक नहीं बल्कि 2-2 बार लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। बाकी भाई जहां मैं बात कर रहा था इंडिया के टेलेंडर्स की, तो पता नहीं भाई इनको बैटिंग से क्या नाराजगी है। जहां पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग में 9वें, 10वें और 11वें नंबर के टेलेंडर्स ने मात्र 4 रन का योगदान दिया था। पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में पूरे 0 रन का योगदान दिया था। दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 19 रनों का योगदान दिया था। दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में बैटिंग ही नहीं आई थी, और कल के दिन जब तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में एक बार फिर से 9वें, 10वें और 11वें नंबर के टेलेंडर्स को मौका मिला, तो इन्होंने पूरे 7 रन का योगदान दिया। बाकी जैसा मैंने कहा कि बुमराह तो भाई बैटिंग में क्लियर स्टेटमेंट देते हैं कि भाई बॉलिंग में इतना कुछ कर रहा हूं कि बैटिंग में मेरे से एक्सपेक्टेशंस रखना ही नहीं। भाई 0 पे 0, 0 पे 0 बनाए जा रहे हैं। बुमराह की अगर हम लास्ट 7 टेस्ट इनिंग्स देखें तो भाई पिछली 7 टेस्ट इनिंग में बुमराह के स्कोर रहे हैं 0-0-22, 0-0-0-0। क्योंकि बुमराह भाई का देखो सिंपल है कि भाई चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग, हम तो रिकॉर्ड्स बना के ही रहेंगे। फिलहाल भाई इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा डक्स बनाने के मामले में बुमराह जो है 5th पोजीशन पे आ चुके हैं। अगर पूरी लिस्ट देखें तो भाई सबसे नीचे आते हैं सचिन और रोहित शर्मा, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में टोटल 34 डक बनाए हैं। फिर आते हैं अनिल कुंबले और अब जसप्रीत बुमराह आ चुके हैं, जिन्होंने टोटल 35 डक लगाए हैं। उसके ऊपर भज्जी हैं जिनके नाम है 37 डक। फिर आते हैं कोहली जिनके नाम है 38 डक। फिर आते हैं ईशांत शर्मा जिनके नाम है 40 डक। फिर आते हैं टॉप पे जहीर खान जिनके नाम है 43 डक। लेकिन जिस तरीके से बुमराह एक के बाद एक 0-0 का स्कोर बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता ज्यादा वक्त लगेगा बुमराह को इस लिस्ट पे भी टॉप पे आने में। भाई तुमको पता है बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में टोटल 72 इनिंग खेली हैं, और 72 इनिंग में से भाई 28 इनिंग में उन्होंने 0 का स्कोर मारा है। लेकिन भाई बुमराह से कोई शिकायत नहीं है। जितना काम बंदा बॉलिंग में कर रहा है ना, मैं कह रहा हूं अगली 100 इनिंग में भाई तू डक ही मार, लेकिन बॉलिंग में जैसा है वैसा ही रहे। बाकी भाई आज के दिन जब चौथे दिन का खेल खेला जाएगा ना, तो इंडिया को एक बात यहां पर भाई सोच के बैठनी है कि कुछ भी करके इंग्लैंड को 300 के अंदर रोकना है। क्योंकि भाई इस पिच पे 300 रन का टारगेट चेस करना या फिर 300 प्लस का टारगेट चेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। लग रहा था पहली इनिंग में कि आसान होगा, लेकिन भाई चौथी इनिंग में यहां पिच बदल जाती है। चौथी इनिंग में 300 या फिर उससे ज्यादा का टारगेट अगर इंडिया के सामने होता है तो भाई
इंडिया की फटेगी। भरोसा है इंडिया पे, लेकिन कोशिश यहां पे करनी है कि इंग्लैंड को 300 से पहले ही रोक दें। और जैसा मैंने कहा कि भाई ये जो टेस्ट मैच है ये इस सीरीज का सबसे बेहतरीन टेस्ट मैच होने वाला है, ऐसा मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि भाई जब कल के दिन के खेल का अंत हो रहा था तो क्या देखने को मिलता है कि इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं, खासकर जो जैक क्रॉली हैं, वो कुछ ज्यादा ही यहां पर टाइम वेस्ट करने को देख रहे थे। जैक क्रॉली जबरदस्ती भाई यहां पर समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन गिल भाई से ये जो हुतियापा है बर्दाश्त नहीं होता है। वो जैक क्रॉली से कहते हैं कि भाई बॉस थोड़ी सी बॉस ग्रो सम बॉस। बीच में मैंने एक आध जो अपशब्द हैं उनको थोड़ा सा मैंने किनारे कर दिया, क्योंकि भाई फिर ये लोग वीडियो को डिमोनेटाइज कर देते हैं यूट्यूब वाले, और हमारे जैसे जो छोटे यूट्यूबर हैं उनके साथ ही ऐसा काम करते हैं, तो इसीलिए अपशब्दों से मैं बचता हूं। हो सकता है कि एक आध मैंने छोटे मोटे अपशब्द इस वीडियो में इस्तेमाल कर दिए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यूट्यूब वालों का उन शब्दों पर ध्यान ना जाए। पकड़ लिया सालों। तो फिलहाल ये तो सत्य है कि जिस तरीके से गिल भाई ने माहौल को पूरा गर्म कर दिया है, सिराज भाई तो बीच बीच में माहौल गर्म करते ही रहते हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि मैच भी जो है बिल्कुल भाई अब ठंडा नहीं होगा। मैच जब तक खत्म नहीं हो जाता है पूरे तरीके से गर्म रहने वाला है। चलो भाई अब इससे आगे बढ़ते हुए कुछ और यहां पर क्रिकेट की तुमको बड़ी अपडेट्स दे देता हूं। कल के दिन जो एक बहुत ही शॉकिंग खबर सामने आई थी कि भाई ओडीआई में भी गंभीर जो है बीसीसीआई जो है वो रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाने को देख रहे हैं और शुभमन गिल को ओडीआई कैप्टनसी सौंपने को देख रहे हैं। लेकिन कल के दिन एक बहुत बड़ी गुड न्यूज सामने आती है कि ये जो खबर चारों तरफ फैल रही थी ये पूरे तरीके से फेक न्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिलहाल रोहित शर्मा ही ओडीआई में कैप्टनसी कंटिन्यू करेंगे। कब तक करेंगे? 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो भाई जब वक्त आएगा तभी पता चलेगा। इसके अलावा भाई कल के दिन अजिंक्य रहाणे की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आता है जहां वो कहते हैं कि भाई अब भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है टेस्ट क्रिकेट खेलने की, अब भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं टेस्ट क्रिकेट में कमबैक करने की, और मैं टेस्ट में कमबैक करने के लिए अब भी काफी ज्यादा पैशनेट हूं। मैं तो यहां पर यही कहूंगा रहाणे भाई अब उम्मीद लगाना बंद कर दो। नए नए लौंडे आ रहे हैं, ठीक ठाक काम भी कर रहे हैं, कोहली और रोहित यहां पर रिटायर हो गए हैं, तो अब आपका कमबैक हो जाए मुश्किल है, लेकिन भाई नामुमकिन नहीं है, कोशिश करते रहना चाहिए। इसके अलावा भाई जैसा कि आपको पता ही होगा कि कुछ वक्त पहले यश दयाल पे एक आध महिलाओं ने कुछ आरोप लगाए थे कि भाई उनका इस्तेमाल करा गया है, उनसे पैसे लूटे गए हैं, उनके साथ चैट्स में अजीबोगरीब बातें करी गई हैं। लेकिन कल के दिन यश दयाल इस चीज को क्लैरिफाई करते हुए कहते हैं कि जिस लड़की ने मुझ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया है उसने मुझे पहली बार इंस्टा पर 2021 में कांटेक्ट किया था। बाद में उसने अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मुझसे फाइनेंशियल हेल्प मांगी और मुझसे कई लाख रुपए ले लिए। उसने पैसे वापस करने का वादा किया था, लेकिन आज तक एक भी रुपया वापस नहीं किया है। लेकिन यश दयाल भाई वो जो आपकी चैट्स लीक हुई थी जिसमें बहुत ही भद्दी भद्दी बातें आपने करी थी, वो चैट सत्य थी या असत्य थी इस पे आपने कुछ नहीं कहा है। इससे तो यही साबित होता है ना कि वो जो चैट्स थी वो कहीं ना कहीं सही थी, तो उस पे अगर आप क्लैरिफिकेशन दे देते थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी बात करें आज की लास्ट अपडेट की, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ वक्त पहले बीसीसीआई ने कुछ फैमिली पॉलिसीज यहां पर बनाई थी कि टूर्स में जो प्लेयर्स हैं अपनी फैमिलीज को नहीं ले जा सकते हैं, अगर ले जा रहे हैं तो एक लिमिटेड अंतराल में उनको वापस जाना होगा, साथ में ये लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सी पॉलिसीज बनाई गई थी। जिसके बाद ये भी खबर सामने आई थी कि जो बंदे इन पॉलिसीज से सबसे ज्यादा नाराज हैं उनमें सबसे टॉप पे विराट कोहली है, जिनको ये पॉलिसी बिल्कुल ही पसंद नहीं आई थी। रोहित शर्मा भी इसके खिलाफ थे। तो कल के दिन सुरेश रैना का भी इस पे स्टेटमेंट सामने आता है जहां वो कहते हैं कि मैं बीसीसीआई के खिलाफ हूं कि वो फैमिलीज को टूर में अलाउ नहीं करते। फैमिलीज को अलाउ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सोचो विराट कोहली खेल रहा हो और उसकी बेटी स्टैंड्स में बैठ के ताली बजा रही हो, कितना प्राउड मोमेंट होगा। वो स्टेज को आग लगा देगा जब उसकी बेटी उसके लिए ताली बजा रही होगी। अब आपका सुरेश रैना के इस स्टेटमेंट पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।